गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है भारत में राष्ट्रवाद। यानी हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार जगी, उसके क्या कारण थे और किन कारणों से भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, हमारे जो उपनिवेश कायम थे हमारे यहाँ उन लोग उनके प्रति धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष की भावना जगती चली गई और नए नए तरह के प्रोग्राम के तहत, नए नए तरह की योजनाओं के तहत यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना उभरने लगी और यहाँ आंदोलन शुरू हो चुके थे। लेकिन ये आंदोलन उतने अभी मजबूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के दो धर्म के जो लोग रहते थे, दो संप्रदाय के लोग रहते थे, उनमें हमेशा अंग्रेजों ने फूट डालनी चाहिए और हमेशा उसको सांप्रदायिक तरीके से लपेटकर, सांप्रदायिक तरीके से उसको सामने लाकर लोगों को बांटना चाहा। इसीलिए हमारा आंदोलन अलग अलग था, यानी हमारे आंदोलन में अभी उतनी मजबूती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दो संप्रदाय जो थे, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों में ऐसी बातों में फूट डालते थे और यही कारण था उनका कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे, जिसे हम कहते थे डिवाइड एंड रूल। तो वो अंग्रेज क्या करते थे कि दोनों में फूट डाल देते थे, किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा करा देते थे और अपना वो लोग उल्लू सीधा करते थे, यानी अपना नियम चलाते थे और अपनी शासन को मजबूत बनाते थे। लेकिन जरूरत थी एक भारत में बहुत बड़े संगठन के रूप में आना, यानी भारत के सारे संप्रदाय के लोग, सारे संगठन के लोग को एकता के सूत्र में बांधना और एक साथ आना बहुत ही अनिवार्य था आपको आंदोलन करने के लिए। और यही कारण था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम जो मुस्लिम में जो राष्ट्रवादी नेता हुए, उनको लगा कि नहीं, ये हमको हमारी शोषण कर रही है सरकार, हमको आपस में लड़ाकर अपना शासन चला रही है, हमको भी मार रही है, हिंदू लोगों को मार रही है और इससे वो लोग अपना शासन मजबूत करा रहे हैं। तो उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर डाली, यानी एक स्थापना की अपनी मुस्लिम लीग की और धीरे से बाद में उसको कांग्रेस में जोड़ दिया गया और कांग्रेस के रूप में वो एक साथ आंदोलन में कूद पड़े और तब जाकर हमारा कहीं ना कहीं आंदोलन और मजबूत हो गया। 1857 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया, क्योंकि 1857 में जो मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह हुआ था उसमें मुस्लिम जो हमारे सैनिक थे या मुस्लिम जो नेता थे, उन लोगों ने भी बगावत कर दिया। तो अंग्रेजों ने ये देख लिया कि इनमें एकता है, इनकी एकता को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे लिए आने वाले समय में घातक है। और यही कारण हुआ कि इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इस एकता को कैसे तोड़े और कैसे शासन अपना चलाए। और इसी के कारण उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। तो इस तरह से 1857 की क्रांति में लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित कर दिया, यानी कांग्रेस जो थी उसको हिंदुओं की पार्टी संबोधित कर दिया। यानी उनको ऐसा कहना था जिससे दोनों में दरार पड़े, दोनों संप्रदाय में दरार पड़े और दोनों आपस में लोग लड़ने लगे। और उसने उसी समय साथ ही विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, विलियम हंटर, उसने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। यानी अंग्रेज अधिकारी था एक हंटर, उसने अपनी किताब में लिखा था, उसने किताब लिखी थी, उसमें अंग्रेज और मुस्लिम दोनों की मित्रता पर बल दिया था। तो मुस्लिमों को ये लग रहा था कि अंग्रेज हमारे मित्र हैं और हिंदू हमारे दुश्मन हैं। यानी उन्होंने ऐसी व्यवस्था रची, ऐसी साजिश रची जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता में यहाँ पर दरार पड़ जाए और हमारा शासन आसानी से हम चल पाए। दूसरी तरफ, लेकिन उसके दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। यानी नई चेतना, जो राष्ट्रवाद की चेतना है, उसको जागृत करने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और मुसलमानों में यह भाव पैदा किया कि कांग्रेस हिंदू राज्य का स्थापना करना नहीं चाहते हैं।
सब बातों में। लेकिन ये तो भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे वो चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिमों के मन में ये धीरे धीरे भाव पैदा कर दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता है, जो राष्ट्रवादी नेता है, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मुस्लिमों के मन में ये धीरे धीरे बात घुसनी शुरू हो गई, बैठनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता जो थे, जो मुस्लिम लीग के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों के मन में ये हुआ कि नहीं, हम अंग्रेज के समर्थन पाकर समाज की उपेक्षा की जा सकती है, यानी अंग्रेजों का समर्थन अगर हमको मिल जाए तो भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों को सबसे पहले शिक्षा के प्रसार में जोड़ दिया गया, यानी मुस्लिम शिक्षित नहीं होते थे, शिक्षा नहीं दी जाती थी। बहुत सारे मुस्लिम आते थे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों को जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को अपनाया, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने 1877 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों, एक बंगाल और एक पश्चिम बंगाल के रूप में बांट दिया गया। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया तो उस समय दो क्षेत्र में बांट दिए, एक बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया और मुसलमानों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, यानी जो पूर्वी बंगाल था उसको मुस्लिम प्रांत बताया गया और ये समझाया गया उनके मन में कि ये मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों के फायदे के लिए ये बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था उभरते हुए जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे उसको दबाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए बंगाल का उन्होंने विभाजन कर दिया। लेकिन सरकार की इस नीति का हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम एकता में दरार नहीं पड़ी। उन्होंने ऐसी विद्रोह किया कि 1911 में फिर से बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजों की स्थापना की गई, मुस्लिम कॉलेजों की स्थापना की गई, जिससे कि मुस्लिम शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया। उन्होंने एक ऐसी संस्था का सुझाव दिया जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी दिया गया और इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया। और इसका सम्मेलन जो हुआ वो 30 दिसंबर 1906 को ये आपको ढाका में बुलाया गया और यहीं पर ढाका में ही इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया और एक मुस्लिम लीग की बहुत बड़े स्तर पर एक स्थापना हुई, जिसमें मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधा गया। और उसके बाद इसमें मुस्लिमों के हितों के लिए इसमें सुझाव दिए गए। इस संगठन का स्थापना मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, यानी मुस्लिमों को सरकारी पदों पर समान रूप से स्थापित करना, जजों में स्थापित करना, जजों की नियुक्ति में भी इसको स्थापित करना, इस तरह की तमाम मांगे थी जो मुस्लिम लीग में थी। इसमें इसको पुख्ता करने के लिए 1909 में सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, यानी मुस्लिम अभी भी माने नहीं और धीरे धीरे उन्होंने इसको तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता का बीज बोया। एक संप्रदाय का बीज बोया, एक मुस्लिम संप्रदाय और एक हिंदू संप्रदाय। लड़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश रची, परंतु सन 1916 में कांग्रेस और लीग में जो मुस्लिम लीग थी उसमें समझौता हो गया और कांग्रेस और लीग एक साथ मिलकर राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े, राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो थे जिस मुस्लिम लीग को लेकर कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर
शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू कर दी। यानी अंग्रेजों की कहीं ना कहीं साजिश कामयाब हो गई और उन्होंने मोहम्मद अली के जिन्ना के रूप में उन्होंने उस चीज को देखा और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अपने मुस्लिम लीग को अलग कर दिया और अलग अपने प्रतिनिधित्व की मांग करने लगी, जो आपको भारत विभाजन के रूप में आगे सामने उभर कर सामने आया और भारत का विभाजन हो पाया। इसमें अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत में उन्होंने किस तरह से अपना अधिकार जमाया, किस तरह से अपने शासन को और मजबूत बनाया। तो ये था आप लोगों का मुस्लिम लीग। आगे वीडियो में हम और भी है, स्वराज पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसको आरएसएस के रूप में जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।